सो कल हमने एक्चुअली सारे वीक फोर्सेस जो होते हैं, दैट इज वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, उनके बारे में डिस्कशन करी एंड वी केम टू नो अबाउट देम। ठीक है, जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी। आज के दिन में वी आर गोइंग टू डेडिकेट मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बेस्ड ऑन दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर मॉलिक्यूलर आई मीन जो भी मॉलिक्यूल्स है उनकी प्रॉपर्टीज इस बॉन्डिंग इस एक्स्ट्रा सेकेंडरी बॉन्डिंग की वजह से उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है क्या या होता है क्या एक्सटेंसिव लेवल का, दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट। ठीक है, एंड फिर लास्ट फेनोमेना जो होता है दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्वोलाइसिस, सॉल्वेशन एंड सॉल्वोलाइसिस। उस कॉन्सेप्ट का हम लोग ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली it is a special kind of dipole interaction. The first important thing or first key point regarding hydrogen bonding is it is spatial dipole interaction in which the acceptor atom is hydrogen atom bonded to highly electronegative atoms, nitrogen, common oxygen और फ्लोरीन। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू एनी वन ऑफ देम, आइदर नाइट्रोजन और विथ ऑक्सीजन और विथ फ्लोरीन, ठीक है, तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, इस सिनारियो में अगर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होता है तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेविली इन एटम्स की तरफ शिफ्टेड होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग डाइपोल का क्रिएशन होता है। ठीक है, और इस स्ट्रॉन्ग डाइपोल के क्रिएशन की वजह से ही वी हैव दिस स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो रीजन फॉर हैविंग दैट स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। So the next point is, अच्छा, ये तो नॉर्मल सिनारियो है, इसमें हमेशा ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक एक्सेप्शनल सिनारियो होता है, देयर इज दिस मॉलिक्यूल CCl एंड H। ठीक है, CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म। हैव वी हर्ड ऑफ इट? सुना है हमने इसके यस बारे में? सर। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के साथ को जब एसीटोन में हम मिलाते हैं ना, एसीटोन या ये 2 प्रोपेनॉन, एसीटोन या IUPAC नेम इसका होता है 2 प्रोपेनॉन।
ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिखता है, कार्बन डबल बॉन्ड CH3 CH3। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो होता है इस वाले ऑक्सीजन के साथ, और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाता है या करता है। इनफैक्ट ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये हाइड्रोजन जो है ये बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली नहीं लिंक्ड है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर काम करता है, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन ग्रुप जो है ना, या 3 क्लोरीन एटम, ये कार्बन से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी में डिफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड था ना, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको अपनी तरफ बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली खींच पाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर पोलैरिटी जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट की आ जाती है, एंड देन दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन फॉर्म। ठीक है, यहां पर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों फॉर्म करता है, ऐसा नहीं है कि ये और दूसरी जगह नहीं फॉर्म करता है। होता क्या है कि जब एसीटोन मॉलिक्यूल सिर्फ है, तो इसके, अगर सिर्फ एसीटोन एसीटोन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, ऑक्सीजन डोनेट करने के लिए तो है, लोन पेयर है उसके पास, लेकिन लेने वाला कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता है। क्लोरोफॉर्म को जब डालते हैं तो ये हाइड्रोजन के अंदर डायपोल होता है, और डायपोल होता है तो ये इसको इंटरेक्ट, मतलब ये इसके साथ इंटरेक्ट करने लगता है। वाटर वगैरह में डालते हैं तो क्या होता है कि वाटर के अंदर में ऑलरेडी पहले से स्ट्रॉन्ग डायपोल, सॉरी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, अब ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने का कोई पॉइंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये क्लोरोफॉर्म इस वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, स्लोली एंड स्लोली हम लोग ये करेंगे, पढ़ते हैं। पर यहाँ पर मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि ये तो तीनों में के साथ, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन रहेगा तो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस जहां पर हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम छोड़, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं बॉन्डेड है, फिर भी ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। इज इट ओके? एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. ओके।
See, what I'm trying to mean here is, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, जिसकी वजह से एक डाइपोल क्रिएट हुआ, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अब यहाँ पर विसिनिटी में जरूरी नहीं है कि एक दूसरा H2O मॉलिक्यूल ही आए, देयर कैन बी एनीथिंग एल्स आल्सो। सपोज इसके अंदर, वाटर के अंदर अगर हम HCl डालते हैं तो देयर कैन बी Cl मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, ये डेल्टा नेगेटिव रहेगा। एनीवे इसके डेल्टा नेगेटिव से हमको कुछ लेना देना फिलहाल नहीं है, ये डेल्टा पॉजिटिव इज गुड। यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसके डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी के बीच में देयर विल अ इंटरेक्शन, अ वीक इंटरेक्शन विल डेवलप, एंड दैट इंटरेक्शन इज नोन एज, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर इस एटम को वी आर कॉलिंग डोनर एटम। और डोनर एटम के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। डोनर एटम कैन बी एनी एटम, ठीक है, हैविंग लोन पेयर। सो डोनर एटम कौन हो सकता है? दिस इज डोनर एटम, एटम एंड एनी एटम with lone pair of electrons can act as donor atom, ठीक है। This is acceptor atom, this one is acceptor atom। एक्सेप्टर एटम के साथ कंडीशन है, दिस मस्ट बी अटैच्ड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। इसके अलावा किसी और के साथ अगर रहेगा ये, तो फिर क्या होगा? देयर वोंट बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे सिर्फ HCl को अगर हम रखते हैं एक बोतल के अंदर में, तो HCl मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर वोंट बी एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गेटिंग द पॉइंट? if we take pure HCl kept in a bottle, the molecules do not experience हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एज chlorine is chlorine has large radius, so the attractive power of nucleus of chlorine
is not that effective despite of having almost same electronegativity as nitrogen. Due to this, hydrogen bonded with chlorine is not heavily polarized to create hydrogen bonding. ठीक है, the interaction सर थोड़ा ऊपर लीजिए। एक सेकेंड interaction between HCl molecules are still categorized under dipole dipole interaction. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? सर थोड़ा छोटा लीजिए। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के ऑलमोस्ट बराबर ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की होती है, ठीक है, बट स्टिल नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने लायक पोलराइजेशन हाइड्रोजन के साथ को हाइड्रोजन के अंदर क्रिएट कर पाता है, बट क्लोरीन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका साइज जो होता है वो रिलेटिवली बड़ा होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली पोलैरिटी होती या डेवलप क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जैसे जो भी एटम है ये वाला, इसके न्यूक्लियस के अंदर में बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की इफेक्टिव टेंडेंसी होती है, और वो टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो बॉन्डेड पेयर को वो अपनी तरफ ज्यादा पुल कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पोलैरिटी डेवलप होती है। और पोलैरिटी डेवलप होती है तो विसिनिटी में जो भी एटम्स रहेंगे, अगर कोई भी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हाई पोलैरिटी होने की वजह से अपनी तरफ उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करता है तो एक इंटरेक्शन डेवलप होता है। ये इंटरेक्शन को ही हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। डन सर। ओके,
Okay. Uh, hydrogen bonds are weaker than covalent or ionic bonds in general. And as I have said, there is some exception. The exception happens when hydrogen is bonded to fluorine, and this HF molecules come in a interaction, or it interact with any HF interacts with any F माइनस आयन. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ये F माइनस के बीच की जो इंट्रैक्शन होती है, दिस इज सो स्ट्रॉन्ग दैट the bond energy becomes the hydrogen bond energy becomes even greater than many covalent bonds. ठीक है, यहाँ पर पोलैरिटी बहुत ज्यादा होगी, हाई पोलैरिटी. ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि F के ऊपर एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आने की वजह से, एक एक्स्ट्रा चार्ज आने की वजह से 4 लोन पेयर्स हो जाएंगे. और फ्लोरीन का साइज होता है छोटा. ठीक है, अब छोटे साइज के ऊपर में अगर हम इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा डाल देंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी यहाँ पर सरफेस स्पेस के, वो काफी हाई हो जाएगी. एंड दिस विल बी वेरी मच कैपेबल ऑफ इजीली डोनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स compared to नॉर्मल नाइट्रोजन और नॉर्मल ऑक्सीजन और इवन नॉर्मल फ्लोरीन, जिसके पास 3 लोन पेयर्स हैं. ठीक है, 2 लोन पेयर या 1 लोन पेयर. इस वाले फ्लोरीन के पास 4 लोन पेयर होने की वजह से इसके अंदर ज्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी रहेगी. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? ये ज्यादा इजीली डोनेट कर पाएगा कंपेयर टू एनी ऑफ दीज, है ना. और इधर हाइड्रोजन जो है, एक्सेप्टर एटम जो है मेरा, वो भी हाईली पोलर है. डोनर एटम इजीली डोनेट कर पा रहा है. तो इस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, दैट इज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्गर, और इसकी स्ट्रेंथ इवन कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड से ज्यादा होती है. ठीक है, दिस हाइड्रोजन bond is exceptionally stronger. It is stronger than most of covalent bonds. ठीक है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, या 220 किलो जूल्स. मोस्ट ऑफ बोलना सही नहीं होगा, बट या स्ट्रॉन्गर देन मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स, दैट वुड बी राइट स्टेटमेंट. मोस्ट ऑफ बोलना थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेशन हो जाएगा. मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना. एंड इट्स बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ये होती है अप्रोक्सीमेटली 220 किलो जूल पर मोल. ठीक है, एनीवे एनर्जीज का आइडिया मैं थोड़ी देर में देते जाऊंगा. यहाँ पे जस्ट एक ग्लिम्स दिया, कोवैलेंट बॉन्ड लिख रहा था. तो नेक्स्ट पॉइंट इज, ये नोट हो गया हम लोगों का. Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्ड acts as a
bridge between two atoms which hold two atoms, one by mhm, one by covalent bond and other by hydrogen bridge between two atoms. And what it is trying to say is uh, ये हाइड्रोजन जो है एक तरफ एक डोनर के साथ वीक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होता है और दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड के साथ एक दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड होता है। ठीक है। The hydrogen bonds are indicated by dotted lines instead of continuous line of covalent bond. Okay. Next point, hydrogen bond is due to electrostatic force of attraction between lone pairs of lone pair of donor atom. The static force of attraction between lone pair of donor atom and highly polarized hydrogen atom. Actually is due to के बदले ना we can directly write hydrogen bond is the electrostatic force of attraction between lone pair of donor atom and highly polarized hydrogen atom. ठीक है।
the magnitude of hydrogen bonding depends on मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन के बदले हम दूसरा वर्ड मैं करूंगा of hydrogen bonding can be uh, estimated or compared based on physical state physical state of uh, compounds. ठीक है, what I'm trying to mean is अगर कोई कंपाउंड सॉलिड स्टेट में नॉर्मल कंडीशंस में रह रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तभी वो सॉलिड स्टेट में नॉर्मल कंडीशंस में रह रहा है। उससे कम जिसमें रहेगा दैट विल बी इन लिक्विड स्टेट, और उससे भी कम रहेगा तो इट विल बी लाइक इजीली लिक्विफाइबल गैसेस के फॉर्म में रहेंगे, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस के फॉर्म में रहेंगे। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? The compound which exists in solid state at room temperature condition is expected to have highest or highest means strongest hydrogen bond. Whereas compound in liquid state at room temperature condition will have relatively weak hydrogen bonding and compound with gaseous state
will have weakest hydrogen bonding. Okay. Uh, the hydrogen hydrogen bond energy are generally low, generally low, generally low, but in some cases, in some cases, it can be stronger than covalent bonds. ठीक है? They are categorized into three categories. Categories based on bond strength. ठीक है? The categories are the first one being weak hydrogen bonds, and here the bond energy is less than bond energy is it is less than 25 kilojoule per mole. ठीक है? Second one is medium hydrogen bonds. Medium hydrogen bonds and bond energy is uh, it is in the range of 25 to 40 kilojoule per mole. The third one is strong hydrogen bond. Here, the bond energy is going to be greater than 40 kilojoule per mole. ठीक है? The strongest one is indeed F minus and HF with bond energy of 220 kilojoule per mole. ठीक है? Stronger than covalent bonds. So strongest H bond. ठीक है? यहाँ तक की बातें क्लियर है? हेलो? Yes, sir.
ओके सर एक मिनट। ओके सर HF का 220 लिखा है ना? हाँ 220 किलो जूल पर मोल पहले भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिख दिया। डन। यस सर। ओके नेक्स्ट थिंग इज पैरामेट्रिक कंपैरिजन और हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन bond. What I'm trying to do over here is a comparison of hydrogen bonds. See, इसके अंदर में बेसिकली लाइक मेजर चीज ये है कि सपोज एक एटम ए है, अब इसके साथ हाइड्रोजन कोवैलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है, जिसकी वजह से इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये वाला एटम ऑब्वियसली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, हाईली ईएन एटम, राइट। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा पोलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन होएगी, ठीक है। सो ईएन ऑफ ए is directly proportional to polarity on H। बात समझ में आ रही है? और ये H एटम किसी दूसरे B एटम के साथ बॉन्डेड होगा। इस B एटम के पास क्या रहेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। डोनर एटम विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे ये बताओ, आप लोग जस्ट सोच करके कि इस पोलर हाइड्रोजन और इस लोन पेयर के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा? जब बी इजीली लोन पेयर्स दे पाएगा या जब बी इजीली लोन पेयर्स नहीं दे पाए, वो अपने लोन पेयर्स को पकड़ के बैठा रहे तब, या फिर दूसरे कंडीशन में जब वो इजीली दे सकता है लोन पेयर।
which is more favorable condition for a stronger hydrogen bond और दे सकता है तभी। right now. Okay, so अब अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ की एनालिसिस पर जाता हूं मैं, तो electronegativity of A is going to be directly proportional to polarity of H, and this will be directly proportional to strength of hydrogen bond, right? जितना ज्यादा polarity उतना better hydrogen bonding given B atoms are same. Am I right? On contrary, यस सर। lower the electronegativity of B. ठीक है, lower the electronegativity of B, its tendency to donate its electron pair will be what? Higher, right? यस सर। Electronegativity of B is inversely proportional to its lone pair donating capacity या ability, donating ability, and therefore it is going to be inversely proportional to hydrogen bond strength, hydrogen bond strength. Is it okay? यस सर। So these are two important things. अब यहाँ पर एक चीज और होता है, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब हमको पता चल गया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है, दूसरे वाले हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, तो इनके बीच का सेपरेशन जो होगा वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब सेपरेशन कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है मतलब सेपरेशन ज्यादा होगा। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये होता है, जैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में अगर हमको कंपैरिजन करना है, सपोज दिस इज एक्स, बॉन्ड लेंथ इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो इन जनरल क्या रहेगा? इन जनरल x is going to be smaller than y, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जनरली इससे ज्यादा रहेगी। इट इज ओनली इन एक्सेप्शनल केस ऑफ HF2 माइनस, राइट? HF2 माइनस इज द ओनली एक्सेप्शनल केस जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन, sorry, not smaller but almost equal to, smaller or equal to covalent bond strength, ठीक है, बात समझ में आ रही है? इन जनरल x1 इज लेस देन y एंड इसके बॉन्ड एनर्जी को अगर E1 बोले और इसके बॉन्ड एनर्जी को E2 बोले, तो E1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन E2, ठीक है। द ओनली एक्सेप्शन इज HF2 जहां पर E1 becomes almost equal to E2, right? Here
And this is y and this is x. Y is almost equal to x and energy अगर E2 and E1 है तो E2 and E1 are also almost equal. So, based on this understanding, can we just answer this question? Which among following will have strongest and, or we can say arrange the following hydrogen bonds into increasing to decreasing or increasing bond strength order. Arrange the following H bond into increasing bond energy values. First one is OH being bonded to N. B is OH being bonded to O. C is NH being bonded to N. And D is NH being bonded to O. ठीक है? So what Yes, is sir. expected order? तो we know that जो यहाँ पर एटम है कोवैलेंट बॉन्डिंग कर रही है वो पोलैरिटी डेवलप करता है, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगा वो सॉरी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होगा. ठीक है, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों अगर बॉन्डेड हैं तो ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन के अंदर पोलैरिटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. ठीक है, क्योंकि ये एक एसेंशियल फीचर है. दूसरे वाले केसेस में क्या है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो ऑटोमेटिकली यहां पर पोलैरिटी कम रहेगी और पोलैरिटी कम रहेगी तो एक्सेप्टेंट टेंडेंसी भी कम रहेगी. दैट मींस इंटरेक्शन एनर्जी जो रहेगा वो डेफिनेटली कम रहेगा. एम आई मेकिंग सेंस? हेलो. तो यहां पर Yes, sir. the general order is A is going to have the highest value followed by B. OH पोलैरिटी ज्यादा, ऑक्सीजन की डोनेटिंग टेंडेंसी थोड़ी कम होती है बट स्टिल दिस इज गोइंग टू बी देयर फॉलोड बाय C एंड फॉलोड बाय D. ठीक है, यहां पर पोलैरिटी कम है और ऑक्सीजन की डोनेटिंग टेंडेंसी भी कम है, इसकी वजह से द लीस्ट इज गोइंग टू बी दिस एंड द मैक्स इज गोइंग टू बी ओवर हियर. ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? हेलो हेलो हेलो. यस सर. समझ रहे हैं हम लोग? कुछ समझ में आ रहा है हम लोग को या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, हल्का 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 सा आ गया. ओके ठीक है, ये हल्का ही आना चाहिए. देखो शुरू की चीजें को समझ में, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये समझ में आया कि नहीं आया? आया सर.
हाँ, ये कंपैरिजन वगैरह करने की जरूरत हम लोग को नहीं है, दैट इज नॉट समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और कुछ एप्लीकेशंस वगैरह आगे आ रहे हैं, वो हम लोग को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली क्या होता है ये समझ में आया ना। हाइड्रोजन किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब अटैच रहता है तो उसके अंदर पोलैरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और कोई बाजू में अगर लोन पेयर डोनर उसके पास पड़ा हुआ है तो वो उससे लोन पेयर ले सकता है या लोन पेयर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से एक इंटरेक्शन या फिर बॉन्डिंग क्रिएट होती है, एंड दैट बॉन्डिंग इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज कैटेगराइजेशन ऑफ कैटेगराइजेशन। पहला कैटेगराइजेशन जो था हाइड्रोजन बॉन्ड्स का, वो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी था। कैटेगराइजेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड on the basis of on the basis of uh, interactive tendencies। ठीक है, वहां पर इंटरेक्शन स्ट्रेंथ था, यहाँ पर इंटरेक्टिव टेंडेंसीज के बेसिस पर दो डिविजन्स होते हैं। पहला होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट डू वी मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यहाँ पर इसका मतलब ये होता है द polarized hydrogen and lone pair donating atom सर are एक मिनट ऊपर नीचे है ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। okay. The polarized hydrogen and lone pair donating atoms, hydrogen atom and lone pair donating atom are part of two different molecules. Two different molecules. अब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का ये मतलब नहीं है कि एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं हुआ, ये तो सेम ही टाइप के हुए ना सर। ऐसा नहीं होता है। वी आर सीइंग one molecule as an independent entity and another molecule, whether it is of same type or different type doesn't matter, but that as a independent entity, ठीक है, are part of two different molecules, may be of same or different composition, right? जैसे H2O के एक मॉलिक्यूल के अंदर में H2O के एक मॉलिक्यूल के अंदर में वी हैव पोलराइज्ड हाइड्रोजन, ठीक है, एंड दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर में वी हैव लोन पेयर डोनेटिंग ऑक्सीजन, ठीक है। Now the interaction between these two are going to be called as what?
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरे मॉलिक्यूल का पार्ट है। ये दोनों सेम टाइप के हैं, कॉम्पोजिशन सेम है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। दीज आर पार्ट ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। सिमिलरली अमोनिया को अगर वाटर के अंदर डालते हैं, से वी हैव अमोनिया एंड इसको वाटर के अंदर हमने डाला, so we can have this bonding over here, ठीक है। This is again going to be hydrogen bonding. Is it okay? This is hydrogen bonding. So यहाँ पर donor atom और acceptor atoms are part of different molecules. The hydrogen, polarized hydrogen, the donor atom, ठीक है, sorry, the acceptor atom and this the donor atom are part of donor atom are, ठीक है, they are part of different molecules. Is it okay? तो हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात सारे लोगों के समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, Yes, sir. all of us understood this, Yes, sir. Yes, sir. right? ये चीज सबके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। What is intermolecular hydrogen bonding and what is intramolecular hydrogen bonding? We must be able to differentiate these two, ठीक है। Next thing is intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding, ठीक है। When polarized hydrogen, the acceptor atom and lone pair donor atom are part of different are part of different are part of, not different, are part of same molecule, that's why we call intramolecular। एक ही मॉलिक्यूल के दोनों पार्ट होते हैं, पोलराइज्ड हाइड्रोजन भी और लोन पेयर कैरिंग एटम भी, लोन पेयर डोनेटिंग एटम भी।
So that is why we call them intramolecular hydrogen bonding, are part of same molecule. An example could be, देखो ये वाले एग्जाम्पल जो होते हैं ना, जनरली हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलते हैं, ठीक है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में the chances of having intramolecular hydrogen bonding is going to be the least. In fact, there are none. ठीक है. So the simplest one could be, ये एक मॉलिक्यूल बेंजीन मॉलिक्यूल होता है. बेंजीन मॉलिक्यूल के ऊपर OH अगर आता है, दिस इज कॉल्ड एज फेनॉल, ठीक है. और फेनॉल के बाद यहाँ पर इसके जस्ट बाजू वाले सेंटर्स पे अगर कोई चीज आती है तो हम बोलते हैं इट इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड. यहाँ से सेकेंड कार्बन पे आएगा तो दैट इज कॉल्ड मेटा सब्स्टिट्यूटेड, और जस्ट अपोजिट वाले पे आएगा तो वी कॉल इट पैरा सब्स्टिट्यूटेड. आई थिंक पहले बताया होगा मैंने, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अभी बता दिया, ठीक है. डबल बॉन्डेड O और यहाँ पर O, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल. O नाइट्रोफेनॉल, ठीक है. अब O नाइट्रोफेनॉल में ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट पोलैरिटी आ जाएगी, राइट. ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो इसके पास लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, इसके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है. तो ये डोनर एटम और ये एक्सेप्टर एटम, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट है, राइट. बोथ ऑफ देम आर पार्ट ऑफ सेम मॉलिक्यूल. दिस मेक्स देम eligible for or eligible to be called as intramolecular hydrogen bond, right. Yes, sir. Okay, we can take another organic example. और ये सारे एग्जाम्पल्स ऑर्गेनिक में ही होने वाले हैं, इनऑर्गेनिक में बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि उस इनऑर्गेनिक में मल्टीपल चेन्स बनते, मतलब लंबे चेन्स बनते नहीं है, और जहां लंबे चेन बनेंगे नहीं वहां पर एक ग्रुप और दो ग्रुप, दो अलग अलग ग्रुप के आने की टेंडेंसीज रहेगी नहीं. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमेशा मोस्टली इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इंटर भी हो सकता है, इंट्रा भी हो सकता है, ठीक है. देयर इज अनदर एग्जांपल, ये फिनॉल से ही रिलेटेड अगेन है. दिस इज कॉल्ड सैलिसिल अल्डिहाइड, ठीक है. सैलिसिल अल्डिहाइड, सैलिसिल डिहाइड, ठीक है. We can take more examples. These are few. We can also have this type of example. Suppose ये एक molecule है, CH2 3 4 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड O and H, ठीक है. This is called beta keto carboxylic acid. This is carboxylic acid. COOH कहीं पर भी अगर आता है एक साथ, we call it what, 10th में सुना था नाम हमने इसका,
carboxylic acid. Hello, have you heard about it? Yes, sir. Others? Rubisa, Yes, sir. सुना था हमने इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड का. हाँ. Okay. And this compound is known as beta. ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस कार्बन पर है. इससे पहला वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन, दूसरा वाला कार्बन इज बीटा कार्बन. ये बीटा पर अल्डिहाइड एंड कीटोन, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं सुना है. देयर आर टू टाइप्स कंपाउंड्स. इसमें कार्बन डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ. तो और इस साइड में अगर हाइड्रोजन रहता है इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, बाजू में हाइड्रोजन अगर रहता है दैट इज नोन एज अल्डिहाइड, और इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप रहता है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स रहे, तो दैट इज कॉल्ड एज केटोन. ठीक है. तो दिस इज बीटा केटो कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. अब बीटा केटो कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पर हमारे पास लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन है डिफिशिएंट, तो देयर कैन बी हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज वेरी इजीली पॉसिबल. ठीक है. एम आई मेकिंग सेंस? अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना होता है हम लोगों को कि इस तरह से जो भी साइक्लिक फॉर्मेशन हो रहा है ना, इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लिक फॉर्मेशन, ये मोस्ट इफेक्टिव तभी होता है या इनफैक्ट फॉर्म तभी करता है व्हेन इट इज फॉर्मिंग अ 6 मेंबर्ड रिंग. ठीक है. जनरली ये अगर 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर रहा है यानी एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है ना. तो इट इज गोइंग टू बी मोस्ट स्ट्रॉन्गर. ये प्लेनर स्ट्रक्चर के बदले जितना टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, यानी आउट ऑफ द प्लेन अगर जा रही हैं चीजें, तो इट विल बिकम ऑकवर्ड. ठीक है. या बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, द हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज. तो प्लेनारिटी के लिए, चीजें प्लेनर होने के लिए ये जरूरी होता है कि जनरली 6 मेंबर रिंग में हमको प्लेनारिटी मिलती है, और साथ में अगर sp2 कैरेक्टर्स आ रहे हो बीच बीच में, दैट इज मोर फेवरेबल. ठीक है. ऐसे जनरली 6 मेंबर रिंग्स विथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्टेबल. सो दैट इज अनदर पॉइंट विच वी कैन टेक डाउन. Intramolecular hydrogen bonding is experienced mainly in organic compounds. Okay. अच्छा, यहाँ पर एक दो चीजें जस्ट छोटी सी बता देता हूँ. आई हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी. देखिए, और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रहा है यहाँ के केस में, दैट इज हैपनिंग बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम्स, राइट? Sorry, same type of molecules, and over here it is happening between different types of molecules. Is it okay? Yes, sir. तो इस वाले टाइप को हम लोग बोलते हैं होमो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर H bonding.
ठीक है, and this is going to be termed as hetero molecular intermolecular H bond. ठीक है, सो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग स्पीसीज या दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म हो रहा है, इट इज कॉल्ड हेट्रोमॉलिक्यूलर। अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज होमोमॉलिक्यूलर। और उधर इंट्रामॉलिक्यूलर में होमो हेट्रो का कुछ पंगा नहीं रहता है, दे आर ऑल गोइंग टू बी होमो ओनली, मतलब एक ही टाइप का एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हो रहा है, तो फिर हेट्रो वाली तो बात ही नहीं होती है ना यहाँ पे। एम आई मेकिंग सेंस? हेलो, Yes, sir. ओके। नाउ आई एम गोइंग टू take some examples and some questions based on it, ठीक है ना? पॉइंट वाइज मैं कराते जाता हूँ and then we'll move on. For example, let me begin with अच्छा, एक इंटरमॉलिक्यूलर के बाद एक पॉइंट सिर्फ और डिस्कस कर लेता हूँ, कॉमन पॉइंट। ठीक है, कॉमन पॉइंट ये है, जैसे अगर अपन H2O की बात कर रहे हैं तो H2O में the constitution is like this or composition is like this. So in water molecule, there are total 4 sites capable of forming H bonding. Is it okay? अमोनिया में ऐसे कितने साइट्स होंगे? 4 होंगे, 4 से ज्यादा होंगे, 4 से कम होंगे। How many sites will there be in HF? हाँ, Sir, 4. इन तीनों में यहां से अगर हम लोग सिर्फ इस तरीके से देखते हैं तो वी आर गोइंग टू हैव 4 साइट्स इन ईच ऑफ देम, राइट? अब हम लोग एक और Yes, चीज sir. सोचते हैं इसके ऊपर, ठीक है? क्या सोचना है? अगर H2O के विसिनिटी में H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, H2O के विसिनिटी में अगर H2O मॉलिक्यूल्स हैं तो इस किसी भी H2O मॉलिक्यूल के चारों साइट्स इफेक्टिवली यूज हो सकते हैं ना? Yes, sir. हर मॉलिक्यूल के पास 2 एक्सेप्टर है और 2 डोनर्स है, 2 एक्सेप्टिंग साइट्स है और 2 डोनेटिंग साइट्स है। तो सबके सारे के सारे, अच्छा ये बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, सो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट ध्यान से कर लेता हूं आपके लिए। तो डोनेटिंग साइट्स जितनी है उतनी ही एक्सेप्टिंग साइट्स है, तो सारे के सारे साइट्स इसके क्या होंगे? अगर H2O की विसिनिटी में है तो ऑल 4 साइट्स विल बी यूटिलाइज्ड, राइट? वेयर एज अगर ये अमोनिया की विसिनिटी में है मान लो, ठीक है, व्हाट विल हैपन देन? कैन H2O यूटिलाइज ऑल इट्स साइट्स और नॉट?
सर सर एक बार रिपीट कीजिए, क्या बोला आपने? हेलो। हाँ, यस सर। अगर H2O अमोनिया के विसिनिटी में रहता है तो क्या H2O के चारों साइड्स यूटिलाइज हो सकते हैं? नो सर। नहीं, सारे के सारे 100% यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं। दोनों लोन पेयर्स यूटिलाइज हो पाएंगे, ठीक है, बट सारे मॉलिक्यूल्स, सारे H2O मॉलिक्यूल्स के सारे हाइड्रोजन साइड्स जो हैं ये यूटिलाइज हो पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि डोनर एटम जो होगा उसके पास एक ही लोन पेयर है। यहाँ पर 3 एक्सेप्टर एटम्स तो हैं, तो ये दोनों तो डेफिनेटली यूटिलाइज हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों की 100% यूटिलिटी होगी ये डाउटफुल है, राइट? अब हम अमोनिया अमोनिया का सिस्टम देखते हैं। अमोनिया अमोनिया में कितनी एफिशिएंसी रहेगी? एक डोनर है, ठीक है, और 3 एक्सेप्टर्स हैं, राइट? एक डोनर किसी एक ही एक्सेप्टर को डोनेट कर पाएगा ना। तो यहाँ पर 2 4 कैपेबल साइड्स हैं, बट ओनली 2 साइड्स आर गोइंग टू गेट यूटिलाइज्ड, वन दिस एंड वन दिस, ईच मॉलिक्यूल। बाकी जो 2 रहेंगे वो क्या रहेंगे? अनयूटिलाइज्ड रहेंगे साइड्स। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और ये चीज एंड ऑफ द डे हमको क्या करेंगी? these are going to impact the net hydrogen bond energy, ठीक है। सिमिलरली HF के सिस्टम में क्या रहेगा? 4 कैपेबल साइड्स हैं, लेकिन ओनली 2 ऑफ देम विल गेट यूटिलाइज्ड, वन डोनर एंड वन एक्सेप्टर, राइट? अब यस प्रॉब्लम क्या, मतलब प्रॉब्लम बोले या फिर जो भी इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है कि चूंकि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये सबसे ज्यादा पोलर होता है और मे बी विसिनिटी में कोई और भी सिस्टम हो, तो एक बॉन्ड के लेवल पे जब हम देखते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के लेवल पर, ठीक है, तो एनर्जी जो होगी दैट इज गोइंग टू have a different order altogether or may have a different order when compared to बल्क में इंटरेक्शन, ठीक है। बल्क में इंटरेक्शन से मतलब है जैसे इसके साथ अगर यहाँ पर नाइट्रोजन मैंने डाल दिया, ठीक है, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल के लेवल पर, ठीक है, इस पेयर्ड सिस्टम के लेवल पर अगर सिर्फ मैं सोचता हूं तो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बट बल्क लेवल पर अगर अमोनिया और HF को हम मिलाते हैं तो दे आर गोइंग टू क्रिएट अ सिस्टम जिसका टोटल एनर्जी इवॉल्व जो होगा दैट माइट नॉट बी दैट हाई, ठीक है, या फिर ये जो सिस्टम बनेगा उसके अंदर का टोटल इंटरेक्शन एनर्जी जो होगा दैट माइट नॉट बी दैट हाई एज मे बी लाइक यहां पर 3 साइड्स यूज हो रहे थे ना, एज लाइक H2O एंड NH3, ठीक है, might not be, I'm not saying it is definitely not going to be, but I'm just trying to say
इट माइट बी पॉसिबल जस्ट बिकॉज पर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, हमको एक एक एक्स्ट्रा साइड मिलते जा रहा है इंट्रैक्शन के लिए, राइट? तो बल्क लेवल पर अगर देखेंगे तो दैट वन एक्स्ट्रा साइट्स आर गोइंग टू add up to a much larger amount of energy compared to the difference which is there between the bond energy of this and bond energy, hydrogen bond energy of this system. बात समझ में आ रही है ध्यानीश? Yes, sir. Okay, ठीक है. Now I'll start taking a few further things over here. See, H2O के अंदर जो बॉन्डिंग पैटर्न होता है वो लगभग इस तरह का होता है. ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, so there is going to be a weak bond over here. ये फिर दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ करेगा एंड ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर जो एंगल्स वगैरह होने वाले हैं ना, ये ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल एंगल होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट. ठीक है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंगल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंगल. इज इट ओके? H2O वाटर, H2O के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दैट हैज दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी. HF वाले के अंदर जब फॉर्म होता है तो it has something like this. This bond angle is approximately 100 degree and this bond angle is 120 degree. ठीक है. अमोनिया के केस में अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड फॉर्म होता है, that takes place almost in straight line form. It happens like ठीक है. इससे वाले से अगला वाला हाइड्रोजन भी कुछ इसी तरह से जुड़ा हुआ रहेगा. और बाकी दोनों की टेंडेंसीज रहती नहीं है, या ये सो इस तरह से स्ट्रेट चेन इंटरेक्शन यहाँ पे रहता है. अमोनिया के केस में उसमें एंगल्स पे रहता है, दिस इज स्ट्रेट चेन इंटरेक्शन. और कुछ एक जगह होते हैं जहाँ पर हमको साइक्लिक वगैरह भी मिलता है, जैसे साइक्लिक मतलब डायमर्स का फॉर्मेशन. देयर इज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड H3BO3, हाइड्रोबोरिक एसिड इसको बोलते हैं. दिस इज हाइड्रोबोरिक एसिड. और इसका नॉर्मल मोनोमर का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, OH. दिस इज OH एंड देन वी हैव अनदर OH. और ये टाइम ट्राइमराइज करता है, और सॉरी डायमर इसका फॉर्म होता है एंड डायमर लुक्स समथिंग लाइक दिस. This happens again because of hydrogen bonding.
uh, ठीक है. Dimer of hydroboric acid due to uh, hydrogen bonding. Not only in this, we have carboxylic acids also, such as maybe like especially formic and this thing, formic acid, formic and ethanoic acid or acetic acid. ठीक है. They are capable of forming dimers, strong dimers, H C double bond O O H C. ये इस तरीके से फॉर्म करता है, द डबल बॉन्ड O. तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, एक क्लोज सिस्टम बन जाता है. एंड दिस इज हाउ दिस dimer of formic acid, dimer of formic acid, and then similarly ये H हट करके अगर मिथाइल लग जाता है, it becomes dimer of ठीक है. So these are some common, and this formation is also because of hydrogen bonding. Hydrogen bonding. If the hydrogen bonding would not have been there, this would not have been possible. Uh, okay. Now, let us do this one question and then we will wind up for today. We'll take up rest of the things tomorrow, and tomorrow will be the last lecture for this chapter. Which among following will have higher boiling point or melting point? ठीक है. The molecules are O-nitrophenol. This is O-nitrophenol. This is M-nitrophenol. Nitrophenol, and this is P-nitrophenol. This is P-nitrophenol.
सी यहाँ पर क्या होता है, ओ नाइट्रोफिनॉल में देयर इज टेंडेंसी ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और एम और पी नाइट्रोफिनॉल में क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास साथ क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, राइट। यहाँ पर क्या होगा, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। यहाँ पर इंट्रा नहीं होगा, यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपने साथ या अपने पास जोड़ के रखे हुए है। व्हेन इट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टू मॉलिक्यूल्स क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है ना। और जब चीजें क्लोजर रहेंगी या स्ट्रांगली हेल्ड रहेंगी तो उनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा या कम, हाय। हाई। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी रहता है, ठीक है, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हायर हो जाता है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है, अच्छा, होता यह है कि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर की पॉसिबिलिटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल में तो पहले यही फॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनली फॉर्म करना है मॉलिक्यूल के अंदर, इट डज नॉट रिक्वायर अदर मॉलिक्यूल्स टू कम इन कांटेक्ट विथ इट, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों पास पास में है तो दे आर गोइंग टू have interaction with each other, right, they are going to have interaction with each other। अब इस प्रोसेस में होगा क्या कि ये हाइड्रोजन जो एक एक्सेप्टर साइड था और ये ऑक्सीजन जो कि एक डोनर साइड था, दे विल गेट एग्जॉस्टेड इंट्रामोलिक्यूलर लेवल पर ही, मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्डिंग करने में खत्म हो गए। नाउ खत्म हो गए तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एक्सेप्टर, ठीक है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एक्सेप्टर एटम को, इसके पास लोन पेयर अभी भी दूसरे एटम के पास है बट एक्सेप्टर एटम के पास वैकेंसी ही नहीं है कि वो ले, ठीक है। तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या, सॉरी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने की वजह से क्या होता है कि द एक्सटेंट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि साइट्स ही अवेलेबल नहीं रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? हेलो। इंट्रामोलिक्यूलर H bonds or bonding is preferred over intermolecular H bonding as it releases more energy, ठीक है, और has more stability। So any molecule having possibility of intramolecular H bonding, intramolecular H bonding will intramolecular H bonding will first form it, ठीक है, in over over preference
preference to intermolecular H bonds. Next thing is, however, intermolecular H bonds are responsible for holding two molecules closer and their presence makes BP and MP higher. ठीक है. इसमें होता यह है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर रहेगा तो बीपीएमपी हायर रहेगा, लेकिन अगर इंट्रामॉलिक्यूलर होने लगा तो इंटरमॉलिक्यूलर होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बीपी और एमपी कम हो जाता है. ठीक है. और भी चीजें होती हैं. सिमेट्रिसिटी एक चीज होती है. जो चीजें ज्यादा सिमेट्रिक हैं उनका बीपीएमपी ज्यादा होता है. ठीक है. तो ये रिलेटिवली ज्यादा सिमेट्रिक है तो सबसे ज्यादा इसका होता है, उसके बाद इसका होता है और सबसे कम इसका होता है. सिमेट्रिसिटी की वजह से ये थोड़ा सा कम रहेगा और पैरा वाले से, बट अदरवाइज ऑर्थो वाले का लीस्ट रहता है क्योंकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर रहता है. इन दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर रहता है, बट इसमें ज्यादा रहता है क्योंकि सिमेट्रिसिटी ज्यादा रहती है. खैर, बेसिकली यहाँ पे हाईएस्ट ही पता करना था, तो नाइट्रोफेनॉल इज गोइंग टू बी ओ नाइट्रो सॉरी this one is going to have highest and this is going to have lowest. This will be in between. Is it okay? Order is going to be Yes, like sir. this. ठीक है. लास्ट पॉइंट में, अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा. यू कैन नोट डाउन द सिमेट्रिसिटी वाली चीज, मॉलिक्यूलर सिमेट्री. इफ ऑल सर, अदर, नीचे लीजिए और लास्ट पॉइंट बाकी है लिखने का. ठीक है, इफ ऑल पैरामीटर्स आर सेम देन सिमेट्रिसिटी, greater symmetry means greater stability and higher melting and boiling points. ठीक है.